हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बीबीकर आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, अगर 2024 के बोर्ड परीक्षा में आप बैठने वाले हैं और आप कला वर्ग के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं दोस्तों आपसे 100% की गारंटी देता हूं कि आपको मैं अच्छे तरीके से तैयार करवा दूंगा। सिर्फ एक महीने में जब टाइम टेबल जारी हो जाएगा, एक महीने में मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। पिछले साल मात्र मैंने 15 दिन ही तैयारी करवाया था, क्योंकि पिछले साल ही मैंने चैनल लॉन्च किया था। लेकिन जो है मुझे 5 साल हो गया है, 5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ प्राइवेट कॉलेज में। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से आते हैं, सब कुछ दोस्तों आपको बताएंगे। बोर्ड परीक्षा से A to Z पूरी जानकारी मिलेगी। कॉपी कैसे लिखा जाता है, टॉपर कैसे बनते हैं। अगर आप कॉलेज में कि पढ़ रहे हैं लेकिन जो है कुछ याद नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता, तो वो सब कुछ आपको बताएंगे। और इसके बाद जो है अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आपको वो भी बताएंगे कि बिना पढ़े पास कैसे होते हैं। बिना पढ़े का तात्पर्य होता है कि कुछ आप तैयारी किए हैं और कुछ जो है मैं तरीका बताऊंगा, उसके माध्यम से आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट डिवीज़न तो दोस्तों आपको पास में करा दूंगा, ये गारंटी है 100% की। और आप इतना समझ लीजिए, इतना भरोसा कर लीजिए कि मात्र एक महीने में तैयारी कराऊंगा जब टाइम टेबल जारी हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, उनको भी आप कछुए की चाल की तरह जो है पढ़ते रहिए। बस कछुए की चाल चलना है। जब लास्ट मोमेंट पे जब टाइम टेबल जारी हो जाएगा तो एक महीने में हमें खरगोश बनना है। खरगोश बनने में आपको दौड़ लगानी है और फिर इसके बाद जो है आपको काम करना है, उस पर मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों आपका जो काम है इस टाइम पे थोड़ा सा पढ़ने की, कछुए की चाल चलनी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का भूगोल का ये टॉपिक, मानव बस्तियाँ। इसकी जो पार्ट 1 है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मानव बस्तियाँ का क्या अर्थ है, त्रिवार्था ने क्या कहा था मानव बस्ती के बारे में, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये प्रश्न आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसके बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद आपसे सवाल पूछ सकता है कि मानव बस्तियों की विशेषता बताइए। ये भी जो है 2 नंबर में सवाल पूछ सकता है, तो आप इसे एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और याद करवाने की पूरी कोशिश की है। अभी मैं आगे आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि जो है आपको रट्टा ना मारना पड़े और चीज़ें आप आसानी से समझ जाएँ। यहाँ पे दोस्तों बस्तियों का वर्गीकरण आपसे ऐसा सवाल पूछ लेता है, अगर पूछ लेता है एग्जाम में, तो उसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बस्तियों के प्रकार में जो इसका वर्गीकरण है 2 प्रकार से होता है। एक ग्रामीण बस्ती होता है, दूसरा नगरीय बस्ती होता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन ग्रामीण से और नगरीय से भी बनता है। जैसे के तौर पे बात करें तो आपसे पूछ लेगा ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताइए। ये एक सवाल जो है आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताइए, तो यहाँ पे दोस्तों आप इसका प्रकार बताएंगे। इन सब के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं नगरीय बस्ती होती है उसके बारे में। चलिए आज से वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर मानव जो रहता है वो रहता कहाँ पे है, बस्ती में रहता है। या तो बस्ती उसका गांव में होगा, ठीक है, यानी ग्रामीण में होगा, या तो बस्ती कहाँ पे होगा, शहर में होगा, यानी नगर में होगा। अब यही 2 प्रकार की बस्तियां हैं, एक तो ग्रामीण हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नगरीय हो जाएगा। अब सवाल है अगर आपसे पूछ लेता कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार क्या होते हैं या नगरीय बस्तियों के प्रकार बताइए या इनका वर्गीकरण कीजिए, तो आप आंसर क्या लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा नगरीय बस्तियों के जो है प्रकार बताइए, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है नगरीय जो बस्तियाँ होती हैं वो सघन व विशाल आकार की होती हैं। इनके मुख्य कार्य जो होते हैं उद्योग होते हैं, व्यापार होता है, सेवा संबंधी कार्य होते हैं। क्योंकि जो नगरीय बस्ती होती है इसमें जो तृतीय क्रिया होती है, तृतीय क्रिया के लोग ज़्यादा शामिल होते हैं, यानी सेवा से जो संबंधित होता है वो नगरीय बस्ती में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके प्रकार की बात करें तो प्रकार में आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद जो है आप पहला पॉइंट लिखेंगे कस्बा का मतलब टाउन होता है, ठीक है। अब इसके बारे में कस्बा को क्या कह सकते हैं, जैसे कस्बों में जो आबादी होती है वो 500 से लेकर 10,000 तक होती है। कस्बों में जो आबादी होती है वो कितना होता है, 500 से लेकर जो है 10,000 तक होती है। वही बात कहा गया है इसमें, इस क्षेत्र में 75% लोग कृषि कार्य और उद्योग में सम्मिलित होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, इससे मान लो कोई शहर है,
ठीक है। शहर का भी एक गांव होता है, ठीक है। शहर का क्या होता है, एक गांव होता है, लेकिन उसे कस्बा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कस्बा बोलते हैं, क्योंकि ये शहर के अंतर्गत आता है। जो शहर है इसके अंतर्गत गांव है, इसीलिए इसे कस्बा कहा गया है। तो उस कस्बे में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 500 से लेकर 10,000 तक अगर है तो उसे क्या कहेंगे, कस्बा कहेंगे। और इसमें जो अधिकांश लोग होते हैं, यानी 75% से लोग होते हैं, वो कृषि कार्यों में या तो उद्योग में लगे होते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं शहर यानी सिटी। अब इसके बारे में क्या होता, यहाँ पे देख सकते हैं भारत में 1 लाख से अधिक वाले क्षेत्र को शहर या नगर कहा जाता है। तो नगर और शहर बात एक ही है। जहाँ पे 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो उसे क्या कहेंगे, शहर कहेंगे। बड़े या विकसित बस्ती को शहर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक गाँव होता है, इस गाँव का भी एक शहर होता है, ठीक है। एक गांव का भी शहर होता है और एक शहर होता है, इस शहर का भी क्या होता है, गांव होता है। तो जो शहर का गांव होता है उसे कस्बा कहते हैं, ठीक है। और जो गांव का शहर होता है उसे गांव का जो शहर होता है उसे शहर या नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो आबादी होती है वो कितनी होती है, 1 लाख से होती है। जैसे आप जिस ज़िले में रहते होंगे, अगर वो पूरा ज़िला जैसे लखनऊ है, वाराणसी हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, सिटी वाले शहर हैं। लेकिन इन शहरों में जैसे लखनऊ की बात करें, लखनऊ में थोड़ा सा आउटर में चले जाएंगे तो आपको गाँव वाला थोड़ा क्षेत्र नज़र आएगा। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लोग जो है कस्बा में रहते हैं, अलग अलग कस्बे उनके होते हैं, उन कस्बों में रहते हैं। उनका कुछ जो काम होता है वो 75% लोग कृषि में लगे होते हैं और कुछ लोग उद्योग में लगे होते हैं। ऐसे शहर में होता है, जो शहर होते हैं उनमें 1 लाख से ज़्यादा की आबादी होती है, तो उसे क्या कहेंगे, शहर या नगर कहते हैं। आगे देखिए महानगर। अगर मैं आपको महानगर सिंपल वर्ड में समझाऊं तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति है वो मूर्ख है, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति है वो क्या है, मूर्ख है। अगर उससे कहा जाए वो मूर्ख नहीं बल्कि क्या है, महामूर्ख है, तो मतलब महामूर्ख मतलब क्या, बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। अब यहाँ पे महा का मतलब बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। मूर्ख तो था लेकिन महा लग गया तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ हो गया। ऐसे ही यहाँ पे नगर लिखा है, अगर इस शब्द के आगे महा लगा दिया जाए तो वो नगर हो जाएगा। लेकिन नगर है, लेकिन कैसा, बहुत बड़ा नगर है। जैसे अगर बात करें मुंबई, ठीक है, जैसे मुंबई, जैसे बात करें दिल्ली, ये क्या बड़े नगर या छोटे नगर हैं, आपका जवाब होगा ये बड़े नगर हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है जो महानगर होते हैं वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा की आबादी होती है। कितने की आबादी होती है, 10 लाख से ज़्यादा की आबादी होती है। 10 लाख से ज़्यादा की आबादी को महानगर कहा जाता है या उसे मिलियन सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे यूट्यूब पर आप देखते होंगे जो व्यूज़ आता है तो लिखा रहता है 1 मिलियन 2 मिलियन लिखा रहता है ना। तो 1 मिलियन में क्या होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख उस पर व्यूज आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से 10 जो मिलियन होता है इसे मिलियन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो महानगर को मिलियन सिटी कहा जाता है जहाँ पे 10 लाख की ज़्यादा की आबादी होती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मेगा सिटी के। मेगा सिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी होती है। मेगा सिटी का मतलब बहुत बड़ी क्षेत्र हो गया, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करोड़ की आबादी है, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, तो इसे क्या कहेंगे, मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे सन नगर। आपको बता दें जानकारी के मुताबिक सन नगर अलग से भी सवाल पूछा गया है, तो इसको हल्के में ले लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सन नगर क्या होता है। देखिए जो सन नगर होता है, सन नगर शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था, पैट्रिक गिटीज ने किया था। किसने किया था, पैट्रिक गिटीज ने किया था। तो जो सन नगर होता है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जवाब होगा इसका पैट्रिक गिटीज ने किया था। कब किया था, 1915 में किया था। याद करिए 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे। तो आइए 1915 पे इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। अब कहा गया आगे कि यह वह विशाल क्षेत्र होता है जो नगर और शहर के आपस में मिलने से बनता है, जैसे मैनचेस्टर है, टोक्यो है, शिकागो है, ग्रेट लंदन है। मतलब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि जो नगर और शहर के आपस में मिलने से बनता है। जैसे मान लो कि कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ रही है, तो जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो इसके आसपास का क्षेत्र जो है वो भी कहीं न कहीं सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे जो क्षेत्र कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बढ़ते चले जाते हैं, उससे सन नगर के नाम से
जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका जो गांव है, उस गांव का एक शहर होगा, उस शहर का विस्तारीकरण होता होगा, तो वो जब शहर विस्तारीकरण हो रहा है, अगर उस शहर के अंदर आपका गांव भी आ जाए तो ये शहर भी विकास कर जाएगा। जब ये शहर विकास कर जाएगा तो उसे क्यों क्या कहेंगे, सन्नगर के नाम से जाना जाता है। वही बात दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो नगर या शहर होते हैं उनके आपस में मिलने से बनता है। जैसे मैनचेस्टर होता है, टोक्यो है, शिकागो है, ग्रेट लंदन है, ये कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इसीलिए जो है हाईलाइट कर लीजिए ताकि जो है आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और जो है पेपर में आए तो अच्छे नंबर से आप जो है इसे आप लिख दें अच्छे नंबर पाने के लिए। लिखा है प्राकारों के आधार पर भारतीय नगरों के प्रमुख प्रकारों का विभाजन कीजिए, अथवा भारत के नगरों का वर्गीकरण प्रकारों के द्वारा कीजिए। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे प्रश्न पूछ क्या रहा है, फिर इसके बाद जो है उसका आंसर देंगे। कह रहा है कि जो है प्राकारों के आधार पर भारतीय नगरों को बांटना है। यानी जो नगर होते हैं, इन नगर में अलग अलग काम होते हैं, सबको अलग अलग काम दिया जाता है। तो जो काम होते हैं उन काम का जो है जो बांटा होना होता है, उसी काम को करने के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई जाती हैं, अलग अलग जो है एक जो है ग्रुप बनाया जाता है ताकि जो है उस क्षेत्र का विकास किया जा सके। तो उसी चीज़ को हमें समझना है कि नगर जो होता है वो कैसे विकास करता है, कैसे उसमें जो है जो भी क्रियाएं होती हैं वो कैसे होता है, उसी बात को यहाँ पे समझना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे प्रशासन नगर। ये क्या हो गया, प्रशासन नगर। तो यहाँ पे प्रशासन विभाग किसी को मिला होगा, कोई जो है शिक्षा मंत्री, कोई रेल मंत्री, कोई वित्त मंत्री, इस प्रकार से होते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए, पहले तो यहाँ पे जो प्रशासन नगर है ये कहीं न कहीं ये पहला हेडिंग हो जाएगा, इसी के अंतर्गत आपको लिखना है। क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि मतलब प्रशासन नगर क्या होता है, इसके बारे में लिखेंगे। इन नगरों में प्रशासनिक कार्यों का संपादन किया जाता है, जैसे नई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, चेन्नई, जयपुर और पटना। मतलब दोस्तों यहाँ पे बात ये कहा गया है कि जो प्रशासनिक नगर होते हैं, जो प्रशासन जहाँ बैठते हैं उसी को प्रशासनिक कार्यों के लिए जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम बनाया जाता है ताकि जो है उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और उसी प्रशासन नगर को जो है क्या कहा जाता है, प्रशासनिक नगर को प्रशासन नगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर मतलब ये होता है कि भारत के कुछ ऐसे नगर हैं जहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं, औद्योगिक का विकास हुआ, जैसे मुंबई, जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, राउरकेला। ये क्या है, जहाँ पे औद्योगिक का विकास हुआ है, ये उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पे परिवहन नगर। परिवहन का नगर का मतलब ये होता है जहाँ पे परिवहन की दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत आगे है, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, मुगल सराय है। ये सब क्या है, ये सब परिवहन नगर के जो है काफ़ी बड़े स्रोत माने जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके बारे में। अगला दोस्तों जो सवाल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो है खनन नगर। अगर खनन को परिभाषित किया जाए तो वे नगर जो खनिज क्षेत्र में विकसित हैं, जैसे कि वातावरण, यहाँ पे लिखा है सिंगरौनी, सरिया, रानीगंज, मलंज खंड। ये क्या है, ये खनिज नगर है जहाँ पे खनिज खुदाई की जाती है। मलंज खंड कहाँ पे है, एमपी में। रानीगंज कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। सरिया नहीं, ये हरिया है, अच्छा झरिया, सॉरी ये झरिया है। झरिया कहाँ पे है, झारखंड है। और सिंगरौनी जो है ये है आपका एमपी में। कहाँ पे, एमपी में। अगर सिंगरेनी पूछा हो तो आंध्र प्रदेश में हो जाता है, लेकिन ये कहाँ पे है, सिंगरेनी में। ये भी सवाल दोस्तों पूछा गया है कि जो है गैरिसन या छावनी नगर क्या होता है। तो गैरिसन या छावनी नगर को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये सैनिक महत्ता के क्षेत्र में होते हैं, जैसे कि अम्बाला, जालंधर, बरेली। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अलग से भी आप तैयार कर लीजिए क्योंकि अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद तो है व्यापारी नगर। व्यापारी नगर में जो क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि कोलकाता, कानपुर, बेंगलोर और मुंबई। वहीं बात करें सच्ची नगर में, सच्ची नगर में देख सकते हैं जैसे इन क्षेत्रों में शिक्षा का महत्व होता है, जैसे कि बात करें वाराणसी में, इलाहाबाद में, दिल्ली में। ये सब क्या है, ये सब कहीं न कहीं शिक्षा के स्रोत हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, 2 पॉइंट और बचे हुए हैं। पॉइंट है यहाँ पे धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। वाराणसी, मथुरा, हरिद्वार, पुरी, उज्जैन, ये क्या है, ये है धार्मिक सुधार के आंदोलन।
निम्नलिखित में राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यहाँ पे आप दे सकते हैं 2020 में, 2022 में, 2023 में सवाल पूछा गया है। पूछा है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ पे है। अगर दोस्तों आपसे ये पूछ ले कि किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका जवाब सभी को पता होगा कि यूपी में है, जनसंख्या सर्वाधिक है। लेकिन यहाँ पूछा है जनसंख्या घनत्व कहाँ पे सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी 1 किलोमीटर क्षेत्र में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उनकी संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार में सर्वाधिक है। बिहार में अगर 1 किलोमीटर की एरिया है तो यहाँ पे 1106 लोग जो है निवास करते हैं 1 किलोमीटर एरिया में, ठीक है। अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर एरिया में जो है यहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। तो आप बिहार का आंकड़ा देख लो, ठीक है, ये बिहार का आंकड़ा हो गया जिसमें 1 किलोमीटर एरिया में 1106 व्यक्ति रहते हैं। आप अरुणाचल प्रदेश का देख लो जहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया में केवल 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। तो अगर आपसे ज़्यादा पूछता है तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा, और कम अगर पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अगर दोस्तों मान लो बिहार ना दिया है और इसके बाद पश्चिम बंगाल दिया है तो करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल का नंबर, ठीक है। पहले पे आता है बिहार, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? 2011 की जनगणना पूछा है। अगर 2011 की बात करें तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 121 करोड़ जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार था भारत की। अब यहाँ पे दोस्तों बात करें 102 लिखा हुआ है, ये 2001 की जनगणना के अनुसार है, और 121 जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये दोनों आंकड़े ये तो गलत दिया है यहाँ पे, ठीक है। पहला और दूसरा को समझना है, जो इसका आंसर होगा वो डी वाला होगा, ठीक है। आगे देखते हैं सवाल यहाँ पे आप दे सकते हो 2020 में, 2022 में, 2023 में पूछा गया है। अगला का सवाल यहाँ पे दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पर्यटन नगर है? पर्यटन नगर वो नगर होता है जो किसी भी प्राकृतिक दृष्टि से जो है वो जो है लोगों को आकर्षित करता है, लोग वहाँ पे घूमने टहलने जाते हैं, उसे बोलते हैं पर्यटन नगर। तो यहाँ पे पर्यटन नगर में नैनीताल देखिए, आप सभी जानते हैं ये उत्तराखंड में पड़ता है, और नैनीताल जो है घूमने लायक स्थान है। तो ये जो है पर्यटन नगर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नैनीताल हो जाएगा। 2022 में, 2023 में सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, बस एक बार आप रिपीट करते चलिए, आराम से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला सवाल। यहाँ पे अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए। भारत का बोकारो शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पहले मैं दोस्तों आपको याद करा दूँ बोकारो शहर है कहाँ पे। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन मैं ट्रिक थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आप तरीके से याद कर लो और लंबे टाइम तक आप याद कर सको, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने मैं यहाँ पे एक कार खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। इमेजिन कर सकते हैं कि मान लेते हैं एक कार है, ठीक है। बस आप इमेजिन कर लीजिए कि मान लीजिए एक कार है यहाँ पे। अब ये जो कार है, ठीक है, ये कार है, मालिक ने अपने जो है नौकर से कहा, मालिक ने अपने नौकर से कहा वो कार झाड़ दो, वो कार झाड़ दो। थोड़ा मिट्टी लग गई है, जमा हो गया है मिट्टी, तो वो कार झाड़ दो। तो कह रहा है कि वो कार है, वो कार झाड़ दो, ठीक है, वो कार झाड़ दो। तो यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो वो कार में क्या है, वो कारो हो जाएगा, और झाड़ से क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, ठीक है, झारखंड हो जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, वो कारो कहाँ पे है, झारखंड में है, वो कार झाड़ दो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा वो कारो शहर कहाँ पे है, झारखंड में है। कभी कभी ये पूछ लेता है मैपिंग में, तो आपको ध्यान में रखना है वो कारो शहर कहाँ पे, झारखंड में है। अब ये किस चीज़ के लिए उद्योग जो है फेमस है, तो झारखंड में है ये, और झारखंड में लौह इस्पात के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लौह इस्पात उद्योग, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल अगला है। यहाँ पे अगर बात करें सवाल कब कब पूछा गया, तो आप ये भी देख लीजिए 2020 में, 2022 में सवाल पूछा गया है। मैंने उन्हीं सवालों को सेलेक्ट किया है जो रिपीट हुए हैं, आप यहाँ पे दे सकते हो। निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है? तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से होकर जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ तो दोस्तों आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे इंदिरा गांधी जो नहर है, देखिए इंदिरा गांधी जो नहर है, मैं थोड़ा सा आपको मैपिंग के माध्यम से समझा दूँ
ताकि आप जो है इसे आसानी से याद कर सकें और रट्टा ना मारें, क्योंकि रट्टा मारेंगे तो कुछ दिन के लिए आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ के याद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मानसरोवर झील के पास यहाँ पे एक झील और पड़ता है जिसका नाम है राक्षस ताल। इस राक्षस ताल से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है यहाँ पे सतलज नदी। ठीक है, जो सतलज नदी है ये मानसरोवर झील से नदी निकलती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी में जाके ये सतलज नदी यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, जो नदी है ये जाके यहाँ पे मिल जाती है, ये सतलज नदी है। ठीक है, अब दोस्तों सतलज नदी में एक नदी और आके मिलती है यहाँ पे ब्यास नदी। ठीक है, यहाँ पे मिलती है ब्यास नदी, और इसी ब्यास नदी से एक नहर निकाली गई है, यहाँ पे एक नहर निकाली गई है नहर, इसी का नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इसी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जो है सतलज नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है ब्यास नदी, और उसी ब्यास नदी से एक नहर निकाली गई है जहाँ पे संगम होता है सतलज और ब्यास का। उसी संगम से निकाला गया है एक नहर जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, और ये इंदिरा गांधी नहर कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं जो बुक फर्स्ट आपका है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, वहाँ से सवाल कौन कौन पूछे गए हैं उसको भी देख लेते हैं। सवाल यहाँ पे बात करें 2022 में 2023 में पूछा गया है, ये भी आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है? 2020 में 2022 में 2023 में सवाल पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है, ये यहाँ पे बात पूछा गया है। नवनिश्चयवाद को जो है रुको और जाओ भी कहा जाता है, रुको और जाओ। ठीक है, ये किसने दिया है? टेलर ने दिया है। किसने दिया है? टेलर और गिरफिट टेलर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुको और जाओ की जो संकल्पना या नवनिश्चयवाद की संकल्पना गिरफिट टेलर ने दिया है। आगे देखते हैं अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, मानव भूगोल की निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? तो यहाँ पे कौन सी संकल्पना है? संकल्पना का मतलब है विचार, थॉट। मानव भूगोल की ऐसी कौन सी थॉट है, कौन सी विचार है, कौन सी संकल्पना है जो प्रकृति की सर्वोच्चता में विकास करती है? मतलब प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है, जो कुछ भी है वो क्या है? वो प्रकृति ही है, प्रकृति ही जो है सबको निर्माण करती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पर्यावरण निश्चयवाद है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण निश्चय जो वाद है यही जो है सर्वोच्चता में विश्वास करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रकृति पर्यावरण निश्चयवाद। ठीक है, और यहाँ पे जो नव निश्चयवाद है ये देख लीजिए, अभी गिरफिट टेलर ने दिया है। संभववाद जो है ये अलग हो, जैसे मानव की शक्ति की प्रधानता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पे ये भी सवाल देख लीजिए, यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है, 2020 में 2022 में 2023 में सवाल पूछा गया है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, जनसंख्या आकार के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या के आकार के अनुसार पूछा है, 2020 में 2023 में सवाल पूछा गया है। तो इसमें जो है जनसंख्या आकार में यहाँ पे चीन दिया है, तो चीन सबसे नंबर 1 पर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बता दें 2023 में एक नया आंकड़ा जारी हुआ है जिसमें भारत की आबादी सबसे ज़्यादा हो चुकी है, सबसे आगे हिंदुस्तानी। ठीक है, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन हो चुका है? भारत हो चुका है। लेकिन अभी जो है यहाँ पे आंकड़ा हम, क्योंकि ऑफिशियल जो सूचना है वो अभी नहीं है, पेपर वगैरह में जो है ये खबर आई हुई है, लेकिन ऑफिशियल सूचना जो है अभी नहीं है, तो इसलिए आप चीन को ही लगाएंगे। जनसंख्या आकार में जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर अगला, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल है? बागाती फसल की बात करें 2022 में 2023 में सवाल पूछा गया है। बागाती फसल वो फसल होती है जो बागानों में की जाती है, जो व्यावसायिक पर्पस से जो है वो कृषि होती है। तो इसमें देखिए चना, गेहूं, रबड़, धान। तो इसमें चना, गेहूं, धान ये सब जो है कहीं न कहीं ये सब फसल नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रबड़ हो जाएगा। ये रबड़ जो है बागाती फसल के अंतर्गत आता है और व्यवसाय के पर्पज से किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है? तो उसमें 3 तो बागाती फसल होंगे, एक नहीं है, वही छाटना है, उसे छाट लेते हैं। से मक्का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबर, कहवा, गन्ना ये सब बागाती फसल के अंतर्गत आते हैं। गन्ना भी बागाती फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर मान लो इसकी जगह चाय दिया है तो चाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब चाय भी बागाती फसल के अंतर्गत आता है। इसमें मक्का जो है ये जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं
यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, देख लीजिए यहाँ पे 2020 में, 2022 में, 2023 में पूछा गया, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ, कितनी बार रिपीट हुआ है, आप उस बात को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो खट्टे जो रसदार फल हैं वो भूमध्य सागरीय कृषि में की जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए लगभग जैसे मान लेते हैं ये ग्लोब है, ठीक है, इसमें जो है ये जो रेखा है इसी को रेखा को कहते हैं, ये 0 डिग्री, इसी को कहते हैं भूमध्य सागर, और इसी भूमध्य सागर की जो रेखा है ये है भूमध्य सागरीय, ठीक है। और इसके जो आसपास जो क्षेत्र हैं अगर बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऊपर जो है, यहाँ पे ये ऊपर कर्क रेखा है, ठीक है, ऊपर कर्क रेखा है, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे मकर रेखा है, ये मकर रेखा है। तो जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, इस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है, और यहाँ पे जो कृषि होती है वो खट्टे रसदार फलों की जाती है। करेक्ट आंसर भूमध्य सागरीय हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 2022 में, 2023 में पूछा गया है। सवाल अगला देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। सवाल है 2020 में, 2022 में, 2023 में। 23 में 3 सेट में पूछा गया है। देख लीजिए यहाँ पे AM लिखा हुआ है, ठीक है, फिर AN लिखा हुआ है, फिर AO लिखा हुआ है, 3 सेट में। तो इसी में यही सवाल पूछा है। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल, देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे सवाल है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रिया कौन नहीं है? प्राथमिक क्रिया, आखेट प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। आखेट मतलब शिकार करना होता है। कृषि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, और खनन भी। विनिर्माण का मतलब होता है किसी भी वस्तु को किसी भी दूसरे उपयोगी वस्तु में कन्वर्ट करना, निर्माण करना, विनिर्माण कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि मिट्टी है, ठीक है, इस मिट्टी से अगर मिट्टी से जो है कुम्हार कोई बर्तन बना दे, ठीक है, कोई मटका बना दे, कोई जो है गुल्लक वगैरह बना दे, कुछ भी बना दे, यानी मिट्टी से अगर मान लो मिट्टी से ईंट ही बन जाता है, मिट्टी से अगर ईंट बन जाता है, तो मिट्टी से जब ईंट बना तो दूसरे वस्तु में निर्माण हुआ। मिट्टी महंगा होता है कि ईंट महंगा होता है? आपका जवाब होगा ईंट महंगा होता है। तो किसी दूसरे वस्तु में निर्माण किया गया कि नहीं? मिट्टी को निर्माण किया गया है। तो जो निर्माण किया गया उसी को विनिर्माण कहा जाता है। और विनिर्माण आता है किसमें? उद्योग वाले में। और उद्योग किस में आता है? द्वितीयक क्रिया में आता है, ठीक है, मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो सेवा से भी संबंधित है। खेती, आखेट, व्यापार और बुनाई। ये सवाल 2022 में, 2020 में और 2023 में भी पूछा गया है। 23 में भी सवाल पूछा गया है। सवाल इसमें है कि तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन आता है? देखिए, खेती करना प्राथमिक में आता है, आखेट करना प्राथमिक में आता है, व्यापार करना ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जो बुनाई होता है ये उद्योग के अंतर्गत आता है। यानी व्यापार में तृतीयक क्रिया हो जाएगा, और जो बुनाई है ये द्वितीयक क्रिया हो जाएगा, और ये दोनों हो जाएगा प्राथमिक क्रिया हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। चैप्टर का दोस्तों नाम यहाँ पे है परिवहन तथा संचार, और बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? तो यहाँ पे एक महामार्ग है, और उस महामार्ग का नाम है स्टुअर्ट, और पूरा नाम देखा जाए तो पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग है। ये किनके मध्य है यही हमें बताना है। तो सबसे पहले आंसर देखने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक छोर पे यहाँ पे डार्विन है, और दूसरे छोर पे यहाँ पे मेलबोर्न है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 क्षेत्र हैं, और इन दोनों क्षेत्रों को अगर आपस में से मिला दिया जाए तो ये एक मार्ग बन जाता है, ये महामार्ग है, ठीक है। तो इस प्रकार से डार्विन और जो मेलबोर्न है ये महामार्ग है, और इसी महामार्ग को जो है यहाँ पे सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डार्विन और मेलबर्न, ठीक है। स्टुअर्ट जो महामार्ग है ये मेलबर्न और जो है डार्विन से संबंधित है, यहाँ से गुजरता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। विथ मैपिंग के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश किया है ताकि आपको रट्टा मारना ना पड़े। अगला सवाल दोस्तों आप यहाँ पे दे सकते हैं, संसार का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है? जलमार्ग की बात हो रही है, लेकिन सबसे व्यस्ततम है, और पूरी दुनिया का, पूरे संसार का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। आइए समझते हैं ऐसा कौन सा जलमार्ग है जो इतना व्यस्त चलता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राइन जलमार्ग। ये राइन जलमार्ग कहाँ है? आइए मैपिंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप आसानी से उस चीज़ को समझ पाओ।
दोस्तों जो राइन जलमार्ग है ये सबसे पहले आपको बता दें ये पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में इसमें कई देश शामिल हैं, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। नीचे यहाँ पे स्विट्जरलैंड दिखाई देगा आपको, और यहाँ पे जर्मनी दिखाई देगा, यहाँ फ्रांस दिखाई देगा। इसके बाद ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा आपको यहाँ पे जो है बेल्जियम। ठीक है, तो यहाँ पे अब सवाल ये है कि यहाँ स्विट्जरलैंड से निकलती है नदी और इस प्रकार से बहती हुई जर्मनी होते हुए जो है ये उत्तरी सागर में जाके गिरती है। अगर मैं इस मानचित्र से आपको दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा अस्पष्ट होगा, आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये दोस्तों है स्विट्जरलैंड, और यहाँ से नदी राइन नदी, देखिए राइन नदी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये राइन रिवर जो इस प्रकार से चलती है और सबसे ज़्यादा जो है ये जर्मनी में बहती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है स्विट्जरलैंड से निकल के जो है जर्मनी होते हुए इसके बाद जो है नीदरलैंड में फिर उत्तरी सागर में जाती है। तो ये पूरे विश्व की सबसे व्यस्तम जलमार्ग है। तो इसका आंसर जो है राइन नदी हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई होप आप मैपिंग के माध्यम से भी समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। तो आपका जवाब यहाँ पे होगा दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आइए इसको भी मानचित्र के माध्यम से दिखा देते हैं ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। देखिए, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको मानचित्र की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप मानचित्र नहीं पढ़ सकते हैं, मानचित्र समझ नहीं सकते हैं, तो भूगोल का ज्ञान अधूरा होता है। इसीलिए ज्योग्राफी पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उसका मैपिंग समझना। आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पड़ता है ये रूस में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूस है, और रूस में बात करें यहाँ पे जो है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक जगह पड़ता है, इस जगह का नाम है पीटर्सबर्ग। इस जगह का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, पूरा नाम है इसका, मैं पीटर्सबर्ग लिख दे रहा हूँ। और यहाँ से ये रेल मार्ग शुरुआत होती है, और इस रेल मार्ग की शुरुआत यहाँ से जो है इस प्रकार से ऐसे होते हुए यहाँ पे जो है रूस की राजधानी मॉस्को, और इसके बाद ये होती हुई इस प्रकार से जो है यहाँ तक आती है, यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, और जो ये क्षेत्र का नाम है, इस क्षेत्र का नाम है व्लादिवोस्तोक। इस क्षेत्र का नाम है व्लादिवोस्तोक। यहाँ तक है जो ये रेल मार्ग है व्लादिवोस्तोक तक। तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक तक है। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो ये लंबाई जो है 92 30 किलोमीटर है, समथिंग इस प्रकार से 92-30 किलोमीटर है। ये अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। अगर एग्जैक्ट आंकड़ा देखना है तो आपको एनसीईआरटी एक बार देख लीजिए। इसमें अगर बात करें सेंट पीटर्सबर्ग की तो जो है सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर जो है व्लादिवोस्तोक तक है ये। दोस्तों अगर इसकी लंबाई की बात करें ट्रांस साइबेरियन की, तो अलग अलग किताबें अलग अलग दिया है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो जो है इसका 93-22 किलोमीटर। ठीक है, जो मैंने बताया है उसका भी आंकड़ा जो है कहीं किसी दूसरी किताब में दिया है, तो आप जो है ये एनसीईआरटी वाला ध्यान में रखेंगे। ठीक, उससे लंबाई नहीं पूछ जाता है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश में रेल मार्ग का जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस देश में रेल मार्गों का जाल जो है सघनतम पाया जाता है। मतलब ये है कि जो रेल मार्ग है वो सबसे ज़्यादा सबसे घना उस क्षेत्र में है। तो आइए उस देश का नाम पता करते हैं। उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। आप इस नाम को ऐसे भी ले सकते हैं, ऊषा के नाम से याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊषा लिखा है, ऊषा का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका आप ऊषा के नाम से याद कर सकते हैं कि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्ग जो है सघनतम जो है यहाँ पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, स्वेज नहर जोड़ती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिए इसको कि जो है स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैपिंग के माध्यम से मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया है। आइए पहले मैपिंग ही आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये दोस्तों ये पूरा का पूरा देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, और ये यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये है लाल सागर, और यहाँ पे देख रहे हैं ये भूमध्य सागर है। लाल सागर और भूमध्य सागर को यहाँ पे जोड़ने का एक काम करती है उस जो वो नहर है, उसी का नाम है स्वेज नहर। तो स्वेज जो नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विथ मैपिंग के माध्यम से आप समझ सकते हैं, आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से सागर को जोड़ती है? तो इसका जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी वाला, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। यहाँ पे देखिए भूमध्य सागर है और यहाँ पे लाल सागर है। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भूमध्य सागर और लाल
सागर। पिछला सवाल दोस्तों जितना इम्पोर्टेंट था उतना ही सवाल ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है। यह आप जो सवाल है पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर किसको जोड़ती है इसको भी मैपिंग के माध्यम से समझ लीजिए। आपको दोस्तों ऐसा कोई बताएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं। मैं आपको रट्टा मारना नहीं सिखा रहा हूँ, आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ कि पढ़ते कैसे हैं, समझते चीज़ों कैसे हैं। पनामा नहर की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो ये देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जो है अलग करने वाली एक नहर है और इस नहर का नाम है यहाँ पे पनामा नहर। तो यहाँ पे देखिए ये किसको जोड़ती है, हमें इस बात को समझना है। इधर देखिए अटलांटिक महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पे इस नहर को बनाकर इन दोनों महासागरों को जोड़ा गया है और नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को अलग करती है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है कौन, पनामा नहर। और किन दो महाद्वीपों के मध्य, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पनामा नहर किन को जोड़ती है, एक तो अटलांटिक महासागर, दूसरा जो है प्रशांत महासागर को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। तो जो बृहद ट्रंक मार्ग है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर जो से मैंने अभी आपको मानचित्र दिखाया है, ये देखिए अटलांटिक महासागर है। तो इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे नॉर्थ पड़ेगा, इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे साउथ पड़ेगा। तो ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ अटलांटिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही जो प्रश्न पूछ रहा है यही प्रश्न को उस मैपिंग में कवर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका दूसरा, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। अभी दोस्तों मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो भी बहुविकल्पीय के, जो भी है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस आप समझते चलिए चीज़ों कैसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। चैनल टनल जोड़ता है। तो देखिए चैनल क्या होता है, ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये कोई टीवी चैनल नहीं है। ये दोस्तों चैनल का मतलब होता है पानी का कोई ऐसा सकरा भाग, पानी का कोई ऐसा सकरा भाग जो चैनल कहलाता है। पानी का सकरा भाग क्या होता है, जो है वो चैनल कहलाता है। तो यहाँ पे बात करें टनल का मतलब क्या होता है, सुरंग होता है। तो यहाँ पे जो चैनल टनल है ये किसको जोड़ता है, यही बात को समझना है। तो आइए इसमें भी मैपिंग का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैंने हर जो है प्रश्न में मैपिंग का प्रयोग किया है। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए ग्रेट ब्रिटेन है और यहाँ पे देखिए फ्रांस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक चैनल है और इस चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल, ठीक है। इस चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल। पानी का जो सकरा भाग होता है उसी को चैनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश चैनल है। अब ये एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से इस प्रकार से इसको जोड़ा गया है, किसको, फ्रांस की राजधानी पेरिस को और ब्रिटेन की राजधानी लंदन को। जो है आपने गाना सुना होगा लंदन से लाएंगे, आपने गाना सुना होगा लंदन से लाएंगे, तो आगे आप अपना जोड़ लीजिए गाना, आपको याद आ जाएगी लंदन से लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको जो है इस प्रकार से जोड़ा गया है इस चैनल के माध्यम से, और वो चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल। और यहाँ पे इस प्रकार से टनल बन जाता है तो उसको बोलते हैं यहाँ पे चैनल टनल। तो किसको जोड़ता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस को और ब्रिटेन की राजधानी लंदन को, ठीक है। तो इसका करंट आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस और लंदन को जोड़ता है। इसका बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैंने सेलेक्ट किया है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान में रखना, बिग इंच पाइपलाइन क्या है और ये जो है क्या प्रवाहित किया जाता है, यहाँ पे ये बात को समझना है। तो बिग इंच पाइपलाइन जो है ये एक तरह से पाइपलाइन है जिससे जो है पेट्रोलियम का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है प्रवाहित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट करके लिख दिया है कि बिग इंच पाइपलाइन ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश से संबंधित है। यानी बिग इंच पाइपलाइन कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ये किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संचार उपग्रह नहीं है। संचार उपग्रह नहीं है, आर्यभट्ट भारत का है, भास्कर भी भारत का है, इनसेट और लैंडसेट में दोनों में कोई एक है, तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंडसेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का ये उपग्रह नहीं है।
अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। अभी हम लोगों ने जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बहुविकल्पीय के वो कवर किए हैं। अब बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सवाल दोस्तों है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अथवा करके इसी सवाल को पूछा गया है। पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के नाम लिखिए। तो सवाल दोस्तों यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा के पूछ ले, आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है बोर्ड पेपर में। पारद्वीपीय महारेल क्या होता है, यहाँ पे आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर जो मैंने लिखा है बहुत आसान शब्दों में लिखा है, आप एक बार में समझ जाओगे। महाद्वीप का मतलब क्या होता है तो समझ में आता होगा, एक स्थल का बहुत बड़ा भूखंड जो है वो स्थल का बहुत बड़ा भूखंड क्या कहलाता है? महाद्वीप कहलाता है। महाद्वीप के आर पार बनाए गए और दोनों छोर को जोड़ने वाले रेल मार्ग को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है। जैसे मान लो यहाँ मान लेते हैं ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर को जब जोड़ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक महाद्वीप हो गया। तो एक छोर ये लेते हैं, एक छोर ये लेते हैं, तो महाद्वीप को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को पार करती है ये रेल मार्ग। तो ऐसा टाइप का अगर कोई रेल मार्ग है तो उसे कहते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर जाती है। ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो रेल मार्गों के नाम अगर आप ध्यान में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और कैनेडियन रेल मार्ग। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये पड़ता है रूस में, और कैनेडियन मतलब होता है ये कहाँ पे? कनाडा में, ठीक है, कनाडा में। तो इस प्रकार से दोनों जो है मैंने आपको बता दिया, अच्छे से समझ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का विस्तार से जो है विस्तार लिखिए, किसका विस्तार कितना है? तो देखिए मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का डाटा नोट डाउन किया है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। दूसरी बात यह है कि इसकी लंबाई जो है 9322 किलोमीटर है, यानी 9322 किलोमीटर है, और ये 1905 में तैयार हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, यह रेल मार्ग बाल्टिक सागर के निकट सेंट पीटर्सबर्ग के से पूर्व प्रशांत तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक है। इस रेल मार्ग की यात्रा 7 दिन में पूरी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी पॉइंट मैंने लिखा है इस बात को मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। दूसरी पॉइंट है इसकी जो लंबाई है वो कितना है? 9322 किलोमीटर है। यह 1905 में जो है बनकर तैयार हुआ था। यह रेल मार्ग व्लादिवोस्टोक सागर है। व्लादिवोस्टोक सागर है वो कहाँ पे वो भी आपको बताएंगे। और सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर जो है पूर्वी प्रशांत तट से जो है व्लादिवोस्टोक तक माना जाता है। 7 दिन की यात्रा होती है इसमें। आइए मानचित्र का जो है प्रयोग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए रूस है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे छोटा सा बनाया है रूस, और यहाँ पे एक तरफ है बाल्टिक सागर है, ठीक है, एक बाल्टिक सागर है, और एक तरफ यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर है। तो एक छोर से यहाँ पे देखा जाए एक छोर से यहाँ से लेकर चलेंगे व्लादिवोस्टोक तक, दूसरे छोर पर ये जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग से शुरुआत होती है और इसकी राजधानी मास्को से होती है। मास्को में उसके बाद फिर कजान, फिर ओमस्क, फिर चीता, फिर इसके बाद खबरोवस्क, इसके बाद जो है व्लादिवोस्टोक तक आता है। इस बात को दोस्तों अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ क्वेश्चन पूछता है, अगर आप इसको प्रेजेंट कर दिए तो 100% गारंटी है दोस्तों, आपको बता रहे हैं कि 10 नंबर का अगर सवाल पूछता है तो 10 में 10 नंबर आपको पूरा मिलेगा। आइए मैं थोड़ा सा आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ कैसे आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा ध्यान देंगे, आपको मैं पूरा सेंटेंस याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप सेंट पीटर्सबर्ग से निकलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप मास्क लगा लेंगे, ठीक है, मास्क लगा लेंगे। मास्क लगा के निकलेंगे, क्यों निकलेंगे? क्योंकि जान बचानी है। क्या करनी है? जान बचानी है। और ध्यान रखेंगे जब मास्क लगा कर निकलेंगे वो वाला मास्क लगाएंगे, कौन सा? वो मास्क, कौन सा? वो मास्क लगाएंगे जिससे चीता भी डर जाए देखकर। वो मास्क लगाना है जिससे चीता भी डर जाए। जब चीता डर जाएगा तो आपका खबर आएगा, जो है खबरों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? खबर आएगा कि भाई ऐसा मास्क आपने लगाया जिससे चीता भी डर गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे जब सेंट पीटर्सबर्ग से निकलेंगे तो मास्क लगाएंगे, और मास्क लगाएंगे किस लिए? क्योंकि जान बचानी है। और वो मास्क लगाएंगे, कौन सा? वो मास्क जिससे चीता भी डर जाए। जब चीता डर जाएगा तो खबर आएगी आपकी। जब खबर आएगी तो सही में आप जो है व्लादिवोस्टोक में पहुंच जाएंगे। आपकी बॉडी कैसी होगी? अच्छी होगी, क्योंकि आपने जो है मास्क लगाया है। मास्क लगाया है तो आपको बीमारी नहीं होगी, तो आपकी बॉडी कैसी होगी? अच्छी होगी। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि मास्को, कजान, ओमस्क, चीता,
खबोरोवस्क और व्लादिवोस्तोक तक ये जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने सेलेक्ट किया है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पनामा नहर के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसी सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है, सुएज नहर के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसी सवाल को ऐसे ही पूछ सकता है कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के महत्व का वर्णन कीजिए। इन सभी का आंसर दोस्तों एक ही होगा, क्योंकि इसमें सभी में महत्व पूछा है। और सुएज नहर का क्या महत्व है, जो है पनामा नहर का महत्व क्या है, सुएज नहर का महत्व क्या है, उत्तरी अटलांटिक राजमार्ग का क्या महत्व है, इन सब का आंसर आप एक ही लिख सकते हो और सबका आंसर सटीक तरीके से आपका सही भी होगा। आइए डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने महत्व लिखा है क्योंकि सभी का आंसर एक है। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक महत्व हो सकता है, भौगोलिक महत्व हो सकता है, राजनीतिक महत्व हो सकता है या सामाजिक महत्व हो सकता है। ये 4 पॉइंट है। इन चारों पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है। कैसे करना है इसका मैं छोटा सा एक डेमो आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लाइन लिखा है। जैसे मान लीजिए आर्थिक महत्व, जब किसी भी देश में जब जैसे मान लो नहर बनी, तो नहर बनने का कुछ उद्देश्य होगा, कहीं न कहीं लोगों को फ़ायदा होगा, कुछ मदद मिलेगी, कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी तो पैदावार अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी तो उनका जो है उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा तो लोगों को जो है रोजगार मिलेगा, व्यवसाय होगा, पूंजी मिलेगी, कहीं न कहीं उनको जो है आर्थिक रूप से सहायता जरूर मिलेगी। ऐसी ही यहाँ पे पॉइंट में लिख सकते हैं कि व्यापार क्षेत्र में बढ़ावा और औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का में योगदान होगा। यानी जो नहर बनाए गए हैं उनका कुछ न कुछ आर्थिक महत्व जरूर होता है, क्योंकि जब एक देश से दूसरे देश में नहर जाएगी तो वहाँ पे लोगों को जो है अपने कृषि से संबंधित, अपने जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में सामान ले जाने की जो है सुविधा होगी, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आर्थिक महत्व होगा। भौगोलिक महत्व क्या होगा? भौगोलिक महत्व में ये होगा कि जब एक देश से दूसरे देश में नहर जाएगी तो वहाँ के लोगों को सिंचाई में सुविधा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सिंचाई की सुविधा होगी तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन अच्छा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वहाँ पे उस क्षेत्र में जल की उपलब्धता होगी और जल की उपलब्धता होने से कहीं कि उस क्षेत्र में पानी की जो कमी होगी उसको जो है दूर किया जा सकता है। तो भौगोलिक महत्व में इस प्रकार से आप लिख सकते हो। राजनीतिक महत्व क्या होगा? राजनीतिक महत्व ये होगा कि अगर मान लो एक देश कोई ए है और एक देश कोई बी है, एक देश कोई सी है, जब नहर यहाँ से जाएगी तो जब यहाँ से नहर जाएगी तो हर देश को फ़ायदा होगा। जब हर देश को फ़ायदा होगा तो उन देशों में जो राजनीति होगी वो कैसी होगी? अच्छी होगी, संबंध अच्छे बनेंगे, कहीं न कहीं उनका बढ़ावा मिलेगा, एक दूसरे देश में समझौता अच्छा होगा, संबंध अच्छे होंगे, संबंध अच्छे होंगे तो कहीं न कहीं व्यापार भी अच्छा होगा, लोगों का विकास भी अच्छा होगा। इस प्रकार से आप इसे आसानी से प्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद तो आता है आपका सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व में क्या? समाज में कौन रहता है? समाज में रहते हैं लोग, और लोग जो होते हैं वो लोग कहीं न कहीं उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। नहर निकाली गई है, अगर लोगों को फ़ायदा नहीं होगा तो नहर निकालने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जो इंदिरा गांधी नहर है भारत में जो राजस्थान में बहती है, उस इंदिरा गांधी नहर का बहुत सारा फ़ायदा है। राजस्थान डेजर्ट एरिया में नहर निकल गई, जहाँ पानी कभी पहुँचता नहीं था वहाँ पानी मिल रहा है लोगों को, तो फ़ायदा नहीं होगा? बहुत फ़ायदा होगा। कृषि का बढ़ावा होगा, लोगों को सिंचाई की सुविधा बढ़ जाएगी, लोगों को और सुविधाएं मिल जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि समाज में लोग रहते हैं तो सामाजिक महत्व भी होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों आप अगर 4-5 लाइन लिखेंगे तो आप अच्छे से इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इन सभी का आंसर एक ही होगा। मैंने दोस्तों 3 प्रश्न को एक में कवर किया है। यहाँ पे भी मैं 3 प्रश्न को एक ही में कवर करूँगा ताकि जो है आप कम समय में अच्छा कंटेंट ज़्यादा याद करने की कोशिश करें, ज़्यादा समझ पाएँ। यहाँ पे सवाल अगर आपसे पूछ ले वायु परिवहन के महत्व बताइए या लाभ और महत्व या विशेषताएं पूछे तब भी आंसर यही होगा। इसके बाद जल परिवहन का पूछ ले, रेल परिवहन का पूछ ले, सब में क्या पूछा है? महत्व पूछा है या लाभ पूछेगा, तो आंसर यही होगा। आइए इनको समझते हैं बारीकी से। सवाल यहाँ पे है कि वस्तुओं और सेवाओं को लेन देन में आसानी होगी। देखिए सिंपल सी बात है, चाहे आप रेल मार्ग से लेकर जाएं, चाहे आप वायु मार्ग से लेकर जाएं, चाहे आप जल मार्ग से लेकर जाएं, तो वस्तुओं को लेन देन करने में आसानी होगी कि नहीं होगी? जब परिवहन की कमी थी तो कहीं न कहीं वस्तुओं को लेन देन करने में असुविधा होती थी, लेकिन जब परिवहन का जैसे जैसे बढ़ावा मिलता रहा और विकास होता रहा, लोगों को और फ़ायदा होता रहा, जो है वस्तुओं और सेवाओं का जो है, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट,
तो दोस्तों कहीं न कहीं जो है इसमें फ़ायदा ज़रूर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट ले सकते हैं, समय के साथ वस्तुओं का आयात निर्यात। देखिए जैसे जो रेल परिवहन है, वायु परिवहन है, जल परिवहन है, अगर मान लीजिए रेल परिवहन से अगर थोड़ा लेट होता है तो वायु परिवहन के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से समय से उस वस्तु को वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है, वस्तु या सेवा को दोनों पहुँचाया जा सकता है जब जिस टाइम पे ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे कच्चे सामान होते हैं जो 24 घंटे में ख़राब हो जाते हैं, तो उनको आसानी से उस स्थान पे परिवहन के माध्यम से ही पहुंचाया जा सकता है। तो महत्व है कि नहीं है? बिल्कुल महत्व है। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों आपका कवर हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, वस्तुओं के रखरखाव में सुविधा। देखिए आसानी होती है जब किसी वस्तु को हम किसी सुरक्षित जगह रख पाते हैं, तो इसमें कहीं न कहीं चाहे जल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, चाहे रेल परिवहन हो, इन सभी वस्तुओं को रखने की सुविधा आसानी से होती है और हम आसानी से रख सकते हैं। सुरक्षा में सहायक होता है। बहुत सारी परिवहन होते हैं, जैसे रोड परिवहन की बात किया जाए, बहुत सारी सड़कें खराब होती हैं, समस्याएं होती हैं, तो उसमें जो है कहीं की दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें वस्तुओं को हम जो है रखने में सुरक्षा होती है, सहायता प्रदान मतलब मिलती है, कहीं की अच्छा होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से पर्जन कर सकते हैं। अगला है मुख्य या मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन में सुविधा। जो मुख्य या फिर मूल्यवान होती है, बहुत सारी कीमती वस्तुएं होती हैं, उससे टाइम से पहुंचाना होता है, समय से एक स्थान दूसरे स्थान पर आयात निर्यात करना होता है, तो उसे आसानी से हम परिवहन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, जिसके महत्व हो जाएंगे। लास्ट दोस्तों प्रश्न है यहाँ पे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आसानी से समझ लीजिए बस। विश्व के वो कौन से प्रमुख प्रदेश हैं जहाँ वायुमार्ग के सघन तंत्र पाया जाता है? एक चैप्टर दोस्तों आपका यहाँ पे पूरा फिनिश हो जाएगा। कौन सा? परिवहन एवं संचार। बस यही लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए कि विश्व के कौन से प्रमुख प्रदेश हैं जहां वायुमार्ग के सघन तंत्र पाए जाते हैं? तो पश्चिमी यूरोप है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये जो तीन क्षेत्र हैं, ये तीन क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सघन तंत्र पाया जाता है। आइए मैं आपको मानचित्र से दिखा देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। दोस्तों अगर मानचित्र में समझे तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट मैंने आपको बताया है। पहला पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप का मतलब ये वाला यूरोप, ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र में ज़्यादातर होता है, ठीक है। इसके बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो भारत और चीन वाला क्षेत्र है ये हो जाएगा आपका, ठीक है। वैसे चीन नहीं आता दक्षिणी पूर्वी एशिया में, इसमें आते हैं ये वाले क्षेत्र आते हैं, ठीक है, ये वाले आते हैं। इसके बाद आपका 100% गारंटी के सवाल पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि ये कोरोना काल से ही कटा हुआ था, अब इस बार 2024 में ऐड हुआ है, तो पक्का है इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे वो सब मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब आपको मैं अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, याद करवाने वाला हूँ। अच्छे तरीके से अगर समझ लिए तो गारंटी है कि अगर इस चैप्टर से प्रश्न आ गया तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। टाइप हमारा बहुविकल्पीय, अतलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय रहेगा, पूरा अच्छे से कवर करेंगे। मानचित्र को जो प्रश्न होता है उसको हम अलग से अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जो है जितने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, साथ साथ में याद कराने की पूरी गारंटी लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं। संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो जो संसार है उस संसार में जो अधिक पत्तन है, पत्तन का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए ये भारत का तट है, ठीक है, और ये समुद्र, इधर समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है इधर। तो ये समुद्र का जो किनारा यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुंबई है, ठीक है, मुंबई जो है एक बंदरगाह है और उसी बंदरगाह को पत्तन कहा जाता है। जहाँ पे समुद्र के जहाज आके रुकते हैं, उस जो जहाँ पे रुकते हैं, जिस स्थान पे रुकते हैं उसी को बंदरगाह या पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो सवाल पूछ रहा है कि संसार जो है उसमें अधिकांश जो महान पत्तन है, जो बड़े पत्तन है, जो बड़े बंदरगाह हैं, वो किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो यहाँ पे बताना है। तो महान मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। अब जब हम देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखते हैं तो बड़ा लिखते हैं या छोटा लिखते हैं? आपका जवाब होगा हम बड़ा लिखते हैं। बड़ा का मतलब विस्तृत भी तो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? विस्तृत कहते हैं। तो इसे विस्तृत कहेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विस्तृत पत्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार में अधिकांश जो महान पत्तन हैं वो किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को अगर समझ जाओगे, महान पत्तन लिखा है ना, तो महान मतलब क्या? बड़ा, बड़ा मतलब विस्तृत, तो विस्तृत पत्तन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो रट्टा नहीं मारोगे और अच्छे से आपको चीज़ें समझ भी आ जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसी एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा महाद्वीप है विश्व में जिसमें से ज़्यादा व्यापार होता है, सर्वाधिक व्यापार होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अगर आप ध्यान से संसार के मैप को देखेंगे तो संसार में एक ऐसा महाद्वीप है जो सबसे ज़्यादा विकसित देश वहाँ पे है और वो है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा विकसित देश है, तो यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ओपेक है ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओपेक क्या है, ठीक है, ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक सदस्य है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है दक्षिण अमेरिका लिखा है ना, तो दक्षिण अमेरिका जो है मैं आपको इस प्रकार से दिखा दूँ। दक्षिण अमेरिका जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का जो है यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे एक देश है और इस देश का नाम है वेनेजुएला। इस देश का नाम है क्या है? वेनेजुएला इस देश का नाम है, ठीक है। इस देश का नाम है वेनेजुएला। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ब्राज़ील जो है ये आता है आपका दक्षिण अमेरिका में, चिली भी दक्षिण अमेरिका में आता है, पेरू भी आता है, वेनेजुएला आता है। तो इसमें जो वेनेजुएला होगा वही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का पूछा एक देश कौन सा ओपेक का सदस्य है, तो वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य है। अब बात करते हैं कि इसमें जो है ओपेक का क्या मतलब है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओपेक का मतलब क्या होता है। ओपेक का मतलब होता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। यानी यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये ई हो गया, ये सी हो गया, ये पूरा मिला के बनता है ओपेक, ठीक है। ओपेक बनता है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ये हो गया। इसके बाद इसको हिंदी में कहते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। तो ये जो ओपेक है जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं उन देशों का एक संगठन बनाया गया है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में एक मात्र ही देश ऐसा है जो पेट्रोलियम का संगठन का बनाया गया है और उसका देश का नाम है वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला इसके देश हो गया। अब दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए। अगर आपसे पूछ ले कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। इस बात को ध्यान में रखना है, 1960 में। और यहाँ पे देखिए इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। दोस्तों आपको ध्यान में ये बात रखना है कि ऑस्ट्रिया जो है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पड़ता है यूरोप महाद्वीप में और इसकी राजधानी वियना है, ठीक है। इसकी राजधानी वियना है। इसी वियना में ओपेक का मुख्यालय है। आपको यहाँ पे जानकारी के मुताबिक थोड़ा सा और डिटेल में बता दें, ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है, जबकि यूरोप के कोई भी देश ओपेक में शामिल नहीं है, ठीक है। ओपेक में कोई भी देश शामिल नहीं है। यहाँ पे जो शामिल हैं वो सिर्फ एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, वेनेजुएला एक ही देश शामिल है। तो यहाँ पे एशिया का और अफ्रीका का देश शामिल है, यूरोप का कोई भी देश इसमें ओपेक में सदस्य नहीं है, बल्कि इसमें उसका मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया में बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी है वियना, ठीक है। आई होप दोस्तों की डिटेल में आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि यहाँ पे बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। मैंने जितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेलेक्ट किया है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बिल्कुल बनती है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। निम्न व्यापार समूह में से भारत किसका एक सह सदस्य है? सह सदस्य है, यहाँ पे बात पूछा गया भारत किसका सह सदस्य है, ठीक है। आइए देखने की कोशिश करते हैं। साप्टा में, आसियान में, OECD में या फिर ओपेक में। तो आपको बता दें आसियान में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत जो है आसियान का सह सदस्य है। सह सदस्य मतलब साथ रहने वाला सदस्य, ठीक है। तो यहाँ पे आसियान का जो है सह सदस्य है। आसियान के बारे में पूरा विस्तार में डिटेल में विथ मैपिंग के द्वारा पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। सवाल यहाँ पे है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व व्यापार को उसको बोलते हैं WTO बोलते हैं, WTO बोलते हैं। W का मतलब होता है वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका पूरा नाम हो गया। इसका मुख्यालय पूछा है तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। और जिनेवा पड़ता है दोस्तों स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड पड़ता है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड पड़ता है यूरोप महाद्वीप में, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो यहाँ पे जो जिनेवा है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यहीं पे इसका मुख्यालय है। और WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995, कब? 95, ठीक है, यानी 1995 में हुई थी। ये थोड़ा सा लर्निंग मेथड है, 95 95 याद कर सकते हैं आप, ठीक है, 95, ठीक है, 95। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995। आगे बढ़ते हैं। दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? सिंपल सी बात यह है, जब मान लो कोई दो देश हैं, ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक देश है, कोई एक बी देश है, जब ये देश में इस देश में कोई व्यापार हो तो इन दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्योंकि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में व्यापार होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। आगे यहाँ पे इसी सवाल को अथवा करके आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है, जो वस्तुओं या फिर सेवाओं का विनिमय कल होता है लेन देन करना, ठीक है, अदला बदली करना, कई देशों के बीच हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। मान लीजिए अगर आपको ये सवाल ना देकर ये सवाल पूछ ले तब भी आंसर इसका यही होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसलिए मैंने दोनों लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार सबसे कम होता है? यही प्रश्न अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है जिसमें विश्व में सर्वाधिक व्यापार होता है? तो सर्वाधिक तो यूरोप था, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा सबसे कम कहाँ पे होता है? तो सबसे कम यानी सबसे गरीब महाद्वीप जो है वो अफ्रीका है, सबसे अमीर महाद्वीप देखा जाए तो यूरोप है, और इसमें जो यूरोप महाद्वीप है सबसे सर्वाधिक होता है और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे कम होता है। तो इसका जो आंसर होगा कम वाला, ये अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जो है अच्छे तरीके से बहुविकल्पीय कवर करवा दिया है। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। बहुत ही अच्छे तरीके से भी मैं कवर करूँगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों सवाल यहाँ पे है कि विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्यों का वर्णन कीजिए। अभी मैंने बहुविकल्पीय में आपको विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताया था, इसके जो आधारभूत कार्य हैं यानी जो मुख्य कार्य हैं उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले डिटेल में एक बार फिर से आप जो है WTO के बारे में यानी विश्व व्यापार संगठन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। पहले मैं आपको डिटेल में और बता दूं विश्व व्यापार संगठन है क्या। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को लागू करता है। जैसे मान लीजिए चीन से भारत में व्यापार हो रहा है, ठीक है, चीन से भारत में व्यापार हो रहा है, चाइना सामान भारत में बिकता है, सभी जानते हैं। अब जो है चीन भारत में जो सामान बेचता है या भारत जो है कुछ भी अगर चीन में बेचता है तो इन दोनों के देशों के मध्य जो व्यापार होगा, इस व्यापार पे कौन नियम लगाएगा, कौन टैक्स जारी करेगा, क्या करेगा। अगर देश की बात होती है किसी, तो वो देश में जो राज्य सरकारें होती हैं, जो केंद्र सरकारें होती हैं, वो नियम लगाती हैं। लेकिन जब एक देश से दूसरे देश में हो तो वो नियम कौन लगाएगा? वो जो है व्यापार पे कौन नियम लगाएगा, कितना टैक्स लेना चाहिए, कितना छूट देना चाहिए, ये नियम कौन लगाएगा? उसी नियम को लगाने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा गया है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। बस आपको इतना समझना है कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसके नियमों को लागू करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके विश्व व्यापार संगठन के कार्य। क्या कार्य करता है विश्व व्यापार संगठन? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो नियम होते हैं उसको निर्धारित करता है और लागू करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश से व्यापार करता है तो उन दोनों देशों के मध्य जो व्यापार होते हैं उन व्यापारों के जो कुछ नियम होते हैं वो नियम कौन लगाता है? तो जवाब यहाँ पे होगा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO लगाएगा। ठीक है, ये संस्था बना दिया गया है, यही संस्था काम करेगी, यही
संस्था नियम लगाएगी, ठीक है, और इन संस्था के जो नियम लगाएगी उसको उन देशों को पालन करना होगा। आगे देखिए, पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है व्यापार विवादों का समाधान करना। जैसे व्यापार होता है, ठीक है, दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है तब कुछ न कुछ विवाद भी होते हैं, और उन विवादों का समाधान करने के लिए WTO ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी भी देश के में कोई विवाद होता है व्यापार से संबंधित, तो विश्व व्यापार संगठन ही उसमें समाधान करता है, कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आगे देखिए, यह विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त कराता है। बहुत सिंपल पॉइंट है। अगर मान लो कोई देश एक है, कोई दूसरा देश है, अगर मान लो ये एक देश है, ये बी देश है, अगर ए देश दूसरे देश में नहीं बी देश में व्यापार करना चाहता है, तो यहाँ पे जो सीमा शुल्क लगता है, सीमा शुल्क मतलब कि जो दूसरे देश में लेकर जाएंगे, जब बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो सीमा शुल्क देना पड़ता है, ठीक है, कि आप सीमा क्रॉस कर रहे हैं, इसमें शुल्क कुछ लगता है। तो जो सीमा शुल्क लगता है उसको कितना लगाया जाए, कितना रखा जाए, उससे लगाने के लिए, उस सीमा शुल्क को लगाने के लिए WTO ही काम करता है, यानी विश्व व्यापार संगठन ही करता है, ठीक है। और उससे हो सकता है कि WTO मुक्त करा सकता है, फ्री करा सकता है, ठीक है। जैसे सरकार के हाथ में होती है, सरकार चाहे तो अनाज फ्री कर सकती है, और अनाज लोगों को मिलती है ना, जो अनाज मिलती है वो फ्री मिलता है। अभी पिछले महीनों में जो है वो फ्री मिल रहा था। अब सवाल ये है कि जो सरकार है वो चाहती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, उसका काम है वो कर सकती है। ऐसे ही जो विश्व व्यापार संगठन, इसका काम ये है कि भैया जो सीमा शुल्क लग रहा है वो चाहे तो फ्री करा सकती है, वो चाहे तो कम भी करा सकती है, जो जितना ज़्यादा होता है उससे कम भी करा सकती है। ये कौन करा सकता है? WTO ही करा सकता है। आगे देखिए, यह विश्व को उच्च सीमा, हाँ ये हो गया। तो ये 3 पॉइंट जो है आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा इसके कार्य बताइए, तो सिर्फ आप कार्य ही लिखेंगे, उसके बारे में वर्णन करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर ये अलग उत्तरी पूछता है तो आप डिटेल में बताएंगे कि WTO क्या है, इसका मुख्यालय संगठन कहाँ पे है, ठीक है, ये सब बताएंगे, तो आप जो है पूरा नंबर इसमें से पा जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, मुक्त व्यापार क्या होता है, ठीक है। मुक्त व्यापार क्या होता है इसको समझना है। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था का उदारीकरण स्वरूप ही मुक्त व्यापार कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे उदारीकरण क्या होता है ये तो आपको समझना है। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब होता है उदार बरतना, ठीक है। उदारीकरण मतलब क्या होता है? उदार बरतना। उदार का मतलब होता है दयावान, या फिर कह सकते हैं छूट देना। जैसे मान लो आपको कहीं पे 40 रुपये देना है, ठीक है, उसमें अगर 40 रुपये टैक्स देना है, उसमें कहा जाए भैया 40 रुपये नहीं, आप जो है 20 रुपये दे दो, तो जितने रुपये का उसमें छूट मिला है वही क्या कहलाता है? उदार कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वही क्या कहलाएगा? मुक्त व्यापार कहलाएगा। जितना जिसमें उदार बरता जाएगा, चाहे अब फ्री हो जाए वो बात की बात है, ठीक है, चाहे व्यापार फ्री हो जाए या फिर कुछ कम हो जाए, जो भी कम होगा या फ्री होगा वो प्रक्रिया ही उदारीकरण कहलाएगा, ठीक है। उदारीकरण एज अ प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो व्यापार में छूट दिलाती है, ठीक है, तो उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। आप इस बात को ऐसे भी ले सकते हैं कि मुक्त व्यापार में सीमा शुल्क जैसे अवरोध नहीं होते हैं। जैसे मान लो एक देश ए है, एक देश बी है, इस ए देश में अगर यहाँ पे जाना तो जो बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो इसको सीमा शुल्क देना पड़ता है। जो सीमा शुल्क देंगे वो सीमा शुल्क अगर फ्री हो जाए, उसमें अवरोध कोई ना हो, कोई रुकावट ना हो कि नहीं आपको इतना 1000 रुपये देना है, इतना देना है, इतना देना है, कोई अवरोध ना हो, तो उसे मुक्त व्यापार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1 नंबर का सवाल है, अच्छे समझ सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया है, आसियान क्या है? आसियान के बारे में डिटेल आपको बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए लघु उत्तरीय में पूछ लिया तो इसको कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो आसियान के बारे में डिटेल में समझते हैं। पहले यहाँ पे आसियान के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि आसियान क्या है। आसियान का अगर पूरा नाम देखा जाए तो ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसे हिंदी में दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है, एक समूह है। तो आसियान जो है एक दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक समूह है जो भी काम करता है उसके बारे में यहाँ पे हमें डिटेल में समझना है। देखिए, आसियान देशों को आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए कार्य करता है।
तो आपको ये समझना है कि दक्षिणी पूर्वीय जो एशियाई देश हैं, इन देशों का एक गुट बना हुआ है, एक संगठन बना हुआ है, एक समूह बना हुआ है। ये समूह मिलकर अपने ही जो देश के सदस्य हैं उनको आर्थिक मदद देते हैं, उनकी कोई भी उनके ऊपर कोई विपत्ति ना आए उसके लिए एक संगठन बनाया गया है और ये मदद करते हैं। आइए इसको डिटेल में और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस डायग्राम के माध्यम से आपको डिटेल में आसियान के बारे में समझा देंगे। सबसे पहले इसका पूरा नाम आप यहाँ पे देख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक नंबर में आपसे पूछ सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त को। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 8/8, ठीक है, 8/8/1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और यहाँ पे देखिए कुल मिला के इसमें 10 देश हैं, ठीक है, इसमें 10 देश हैं। भारत के बाद जो है यहाँ पे जो भी देश यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत के बाद जो है यहाँ पे देखिए म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ठीक है। ये कुल मिला के 10 देश यहाँ पे दिए गए हैं। ये 10 देश इसके सदस्य हैं। इन्हीं देशों को आर्थिक मदद के लिए जो है आसियान का गठन किया गया है। ये दोस्तों आपको यहाँ पे डिटेल में ये समझना है कि आसियान क्या है और इसके मुख्य काम क्या है। इसमें आसियान में देखा है सबसे बड़ा जो देश है वो इंडोनेशिया है और सबसे छोटा देश है वो सिंगापुर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा डिटेल मैंने इसमें बताया है, विथ मैपिंग के द्वारा अच्छे से समझाया है। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट पर। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 चीज़ समझना है। एक तो नियोजन समझना है, दूसरा सतपोषणी विकास समझना है, ठीक है। अगर नियोजन की पहले बात करें तो नियोजन का मतलब होता है किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करना नियोजन कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी योजनाबद्ध तरीके से करोगे तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रक्रिया को जो है नियोजन कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए सतत पोषणी विकास क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सतत पोषणी विकास क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक पेड़ है, ठीक है, कोई एक पेड़ है। अब देखिए इस पेड़ से क्या होगा, इस पेड़ से जो है आप छांव ले रहे हैं, ठीक है, इस पेड़ से आपको छांव मिल रहा है, इस पेड़ से आपको फल मिल रहा है, इस पेड़ से जो है आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, इस पेड़ से आपको लकड़ी मिल रही है। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। अब अगर पेड़ को जो है आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको यूज कर रहे हैं, इस पूरे पेड़ का जो है उपयोग आप कर रहे हैं। इसके बाद जो है आपकी आने वाली पीढ़ी भी जब इस पेड़ का उपयोग कर ले तो इस पूरे प्रोसेस को सतत पोषणी विकास कहा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब ये है कि अगर आप किसी भी प्राकृतिक संसाधन को उपयोग करते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी अगर उसको उपयोग कर ले तो ये पूरी प्रक्रिया सतत पोषणी विकास कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट दिए गए हैं, पहले उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, आपके अति लघु और बहुविकल्पीय के लिए जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इनको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है? तो मैं थोड़ा सा आपको मानचित्र के माध्यम से महसूस करा दूं कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो कहाँ से गुजरती है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए इस प्रकार से भारत का छोटा सा नक्शा यहाँ पे महसूस कर लेते हैं, बना लेते हैं थोड़ा सा, ताकि जो है आपको मैं अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भारत का नक्शा लगभग बन चुका है। अब कह रहा है कि जो इंदिरा गांधी जो नहर है ये किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है। अब यहाँ पे थोड़ा सी चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इंदिरा गांधी जो नहर है वो किस प्रकार से यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। यहाँ पे एक नदी निकलती है यहाँ से राक्षस ताल से, जो है मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती है राक्षस ताल से, इसका नाम है सतलज नदी, ठीक है। कौन सी नदी? सतलज नदी निकलती है। अब दोस्तों इसके बाद जो है यहाँ पे सतलज नदी में एक नदी आके यहाँ हिमाचल प्रदेश से मिलती है, ब्यास नदी, ठीक है। जहाँ पे इन दोनों का संगम होता है, यहीं से एक नहर निकाली जाती है, ठीक है, नहर निकाली जाती है। और संगम का जो स्थान है, उस संगम के स्थान को जो है यहाँ पे हरिके कहा जाता है, ठीक है, हरिके कहा जाता है। इस हरिके नामक स्थान पर जो है यहाँ पे एक नहर निकाली गई है और यही नहर कहलाती है इंदिरा गांधी नहर,
ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखेंगे, पहला पॉइंट ये है कि ये सतलज नदी है, इसमें ब्यास नदी आके मिलती है। पंजाब में हरकी नामक स्थान पर जो है ये नहर जो है नदी मिलती है। फिर इसके बाद जो है यहीं से जो है एक नहर निकाली गई है, इसी नहर को इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। आगे देखिए, योजना आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1950 में की गई थी। ठीक है, 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगर योजना आयोग की बात करें तो 2015 में अब इसका नाम कर दिया गया है नीति आयोग। ठीक है, तो अगर आपको जो है आपसे सवाल पूछ ले कि नीति आयोग क्या है, तो योजना आयोग का बदला जो रूप है उसी को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नीति आयोग जो है ये योजना आयोग का ही बदला हुआ रूप है। 2015 में इसको बना दिया गया था। नीति आयोग या फिर योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, योजना आयोग की नीति आयोग कब बनाया गया, 2015 में बनाया गया। मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो इसका आंसर आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे, भरमौर क्षेत्र में किस राज्य में जो है संबंधित है। तो भरमौर क्षेत्र जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। भरमौर एक जनजाति है। ठीक है, भरमौर क्या है, एक जनजाति है। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है, यहाँ पे चंबा डिस्ट्रिक्ट में जनजाति के लोग पाए जाते हैं। इन्हीं के बारे में कहा गया है। तो ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखिए, ITDP यानी इसको बोलते हैं जो है, ITDP को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटीग्रेटिव ट्राइब डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यानी समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, इसको पूरा नाम इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो ITDP है ये उसी जनजाति से संबंधित है। कौन, भरमौर जनजाति। ठीक है, आगे देखिए, द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन हैं। तो एहरलिच जो है द पॉपुलेशन बम के लेखक हैं। इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन हैं, तो एहरलिच हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सतत पोषण विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। आ गया सवाल वही जो ऊपर मैंने आपको बताया था, सतत पोषण विकास क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप जो है एक हेडिंग डालेंगे सतत पोषण विकास और इसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए, सतत पोषण विकास संबंधी जागरूकता के लिए 1960 के दशक में एक नया मॉडल तैयार किया गया जिसे सतत पोषण विकास कहा गया। सतत पोषण विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचा कर रखना और वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करना सतत पोषण विकास कहलाता है। वही मैंने कहा था आपसे कि जो हमारे पास संसाधन है, इस संसाधन को इस प्रकार उपयोग करें कि जो हमारी वर्तमान की पीढ़ी है, और फिर इसके बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, हम उसको उपयोग करें, हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसको उपयोग कर ले, तो पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया सतत पोषण विकास कहलाती है। वही एग्जाम्पल मैंने पहले आपको बता दिया था, यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ से आपको फल मिल रहा है, लकड़ी मिल रही है, छांव मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, यानी वर्तमान की पीढ़ी इसका उपयोग कर रही है। जब आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर ले तो इसी पूरी प्रक्रिया को सतत पोषण विकास के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस प्रकार से आंसर लिखो तो पूरा नंबर आपको इस प्रकार से मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा आंसर अगर आपको कहीं मिलेगा तो आप मुझे बता देना, वीडियो में डिलीट कर दूँगा, गारंटी बता रहा हूँ। ऐसा वीडियो कहीं मिलेगा नहीं आपको, जिस प्रकार से मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में आंसर बता रहा हूं। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल यहां पे है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सिंचाई की क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अथवा करके इसी सवाल को आपसे पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषण विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय बताइए। आपकी जानकारी के मुताबिक बता दें, यहाँ पे आप दे सकते हैं जो मैंने आपको अभी समझाया था। यहाँ पे देखिए समझाया गया अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए सतलज नदी जो है यहाँ पे इस प्रकार से आ रही है, सतलज नदी, ठीक है, और ये जो सतलज नदी जो है ये मिलती है कहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से पहले सिंधु नदी आती है, ठीक है, सिंधु नदी आती है। सिंधु नदी निकलने के बाद जो है यहीं से जो है तिब्बत से मानसरोवर झील के पास से जो है यहाँ पे नदी निकलती है, इसका नाम है सतलज नदी, ठीक है। और सतलज में जो एक नदी और मिलती है इसका नाम है ब्यास नदी, ठीक है। अब यहीं से जो है आपको यहीं से जो है दिखाई देगा एक नहर निकाली गई है। कौन सी नहर, इंदिरा गांधी
नहर। तो जहाँ पे ब्यास और सतलज नदी आके मिलते हैं उसी संगम को क्या बोलते हैं, हरकी नामक स्थान पर, हरकी नामक स्थान से एक नहर निकाली गई है और उसी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो आप इस प्रकार से आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए वही चित्र यहाँ पे बताया गया है। अब इसको बारीकी से समझते हैं, इसका आंसर कैसे आप लिख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में जो है विस्तार में लिखेंगे। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित भारत के सबसे बड़े नहरों में से एक है। इन्हें अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा नहर कौन सा है तो जवाब होगा इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, आगे देखिए। यह नहर जो है पंजाब में हरकी नामक स्थान से निकलती है। तो जो नदी है सतलज नदी आके मिलती है, फिर ब्यास नदी आके मिलती है, जहाँ मिलती है उस स्थान का नाम क्या है, हरकी, और वहाँ से नदी निकलती है कौन सी, वहाँ से नहर निकलती है कौन सी, जो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान की जीवनदायी नहर इसे कहा जाता है। तो राजस्थान की जीवनदायी नहर कहा जाता है। सवाल है कि जीवनदायी नहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस स्थान से गुजरती है नहर उस स्थान में, उस क्षेत्र में आसपास यहाँ पे डिजर्ट है, यहाँ पे क्या है, मरुस्थल है, और भारत का जो मरुस्थल है उससे बोलते हैं थार का मरुस्थल। तो थार के मरुस्थल से जो ये नहर निकाली गई है, इसीलिए जो है इसके आसपास क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। सिंचाई की सुविधा बढ़ी है तो कृषि का बढ़ावा मिलेगा, और कृषि का बढ़ावा मिलेगा तो उस क्षेत्र में कृषि होगा जहाँ पे कभी जो है लोग सोचते नहीं थे कि यहाँ पे कृषि होगी, क्योंकि रेगिस्तान में कृषि नहीं हो सकती। तो उस क्षेत्र में जो है कहीं न कहीं कृषि का बढ़ावा मिला और वहाँ पे लोगों को जो है एक सुविधाएं मिली, और उससे इसीलिए जो है इसे जीवनदायिनी नहर कहा जाता है। आगे देखिए, इस नहर का प्राचीन नाम राजस्थान नहर से नाम के जाना जाता है। मतलब ये जब नहर शुरुआत में निकाली गई थी तो इसे राजस्थान नहर कहा गया था। फिर इसके बाद 1984 में जब जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो उन्हीं के टाइम पे जो है इसे इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं। इस नहर को राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया है और इसमें ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि फसलों का उत्पादन होने लगा है। तो इस नहर के निकलने से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोगों को सुविधाएं मिली हुई हैं। आगे यहाँ पे लिख सकते हैं, अगला प्रश्न लिख सकते हैं, इंदिरा गांधी नहर का मानचित्र में सतत कुशल विकास के उपाय। ठीक है, प्रश्न क्या है उसी को हेडिंग डाल लिख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या उपाय है इसको बात को समझते हैं। सवाल यहाँ पे है कि सतत कुशल विकास कैसे होगा। यानी नहर जो है, अब नहर बन चुकी है तो उस नहर को हम उपयोग करेंगे, फिर हमारे आने वाली पीढ़ी भी उपयोग करेगी, तो सतत कुशल विकास होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखिए आप पहला पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग में क्या लिखेंगे, जल प्रबंधन नीति। जल प्रबंधन नीति में क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए, जल प्रबंधन नीति को कठोरता से पालन करना, सिंचाई, फसल संरक्षण और चारागाहों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना। तो जल प्रबंधन नीति का मतलब होता है, प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट होता है। जैसे अगर आपका स्कूल प्राइवेट है तो उस प्राइवेट का एक प्रबंधक होगा। ठीक है, वो प्रबंधक जो है कहन के उस स्कूल को पूरे मैनेजमेंट करते हैं। तो प्रबंधन या प्रबंधक एक ही बात होती है। अब नीति का मतलब होता है कि ऐसी योजना बनाई जाए जिससे हम जल का प्रबंधन कर सके, यानी जल का मैनेजमेंट कर सके, ताकि जल जो है बर्बाद ना हो। उस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट, जल संसाधन है। इस हेडिंग में थोड़ा सा यहाँ पे ये पॉइंट अगर आप काट देंगे तो यहाँ पे अब सघन फसलों पर नियंत्रण, अब ये सटीक आंसर बनेगा। ठीक है, सघन फसलों पर नियंत्रण। देखिए सघन मतलब क्या होता है, घना होना। ठीक है, पूरी तरह से क्या होना, घना होना। तो घना नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बीडर होना चाहिए। बीडर मतलब होता है थोड़ा दूर दूर होना चाहिए। सघन का मतलब होता है एकदम पूरा पास पास में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि सघन फसलों के बोने से पानी की अधिक उपयोग होता है, इसीलिए इसका नियंत्रण कर बागायती कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती पर बल दिया जाए। ये यहाँ पे बात कही गई है। तो यहाँ पे सघन फसलों को नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि सघन होगा, ज़्यादा सघन होगी तो हमें पानी भी ज़्यादा लगेगी, पानी लगेगी ज़्यादा तो फिर वहाँ पे जो अन्य लोग होंगे, जैसे मान लो ये नहर निकाली गई है, एक तो ये नहर रेगिस्तान से निकलती है। दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं और खेती करके जो यहाँ पे मान लो अधिक से अधिक सिंचाई यहीं से पानी इसका उपयोग कर लेंगे तो आगे पानी की कमी हो जाएगी, तो आगे इसकी जो है उपयोग नहीं कर पाएंगे लोग, तो सतत कुशल विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए सघन जो फसल होते हैं उनको नियंत्रण किया जाए, उन पर रोक लगाया जाए, और जो खट्टे रसदार फसल होते हैं उनको जो है अधिक बढ़ावा दिया, क्योंकि उसमें पानी जो है कम लगता है। इसके बाद दोस्तों अब
लिखेंगे वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करेंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि पानी तो मिल चुका है, अब वृक्षारोपण करेंगे तो वहाँ पे कई सारे फायदे होंगे। पहला ये होगा कि वृक्षारोपण से चारागाह आदि की विकसित होंगे और पर्यावरण भी विकास होगा। फिर इसके बाद जो है कहीं कहीं मृदा जो अपरदन होता है उसको भी जो है रोका जा सकता है। तो आसानी से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में आईटीडीपी समन्वित जनजातीय कार्यक्रम सामाजिक लाभ क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। तो आईटीडीपी के बारे में पूछा, आईटीडीपी, ठीक है। यहाँ पे आईटीडीपी के बारे में पूछा गया, नहीं हिंदी में कहते हैं समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, यहाँ पे लिखा विकास, ठीक है, विकास कार्यक्रम। अब यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखेंगे, सामाजिक लाभ क्या है, पहले ये लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सामाजिक लाभ और इसके बारे में आप आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर तहसील के गद्दी आदिवासी जनजातियों का क्षेत्र है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात किया जाए, भरमौर क्या है, तहसील का नाम है। यह तहसील किस जिले में है, चंबा जिले में है। चंबा जिला किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो गद्दी जनजाति है, गद्दी क्या नाम है, गद्दी जो है जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, उन्हीं आदिवासी जनजातियों का क्षेत्र है जिसे भरमौर जनजाति कहा जाता है। तो यहाँ पे सामाजिक लाभ जो है इनको मिल रहा है। ये जो आईटीडीपी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सामाजिक लाभ के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। क्या दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधा की बढ़ाना, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो जनजाति वाले क्षेत्र होते हैं उनमें स्वास्थ्य और सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए जो है आईटीडीपी जो है कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। आईटीडीपी कार्यक्रम चलाया गया। तो ये आईटीडीपी कार्यक्रम क्यों चलाया गया, इससे क्या लाभ होगा, ताकि जो है जो भरमौर जनजाति के लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सके, इसीलिए कार्यक्रम चलाया गया है। आगे इसमें क्या लिख सकते हैं, परिवहन और संचार की सुविधा का उपलब्ध कराना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे जो है परिवहन की सुविधा की कमी है, इसीलिए वहाँ पे उन जनजातियों के पास परिवहन की सुविधा होगी तो विकास करेंगे, और कहीं न कहीं विकास जब करेंगे तो कहीं न कहीं उस पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। इस प्रकार से विकास कार्यक्रम आप समझ सकते हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे इसमें, शिक्षा के लिए विद्यालय की व्यवस्था करना। जनजाति के वहाँ पे उस क्षेत्र में विद्यालय की कमी है, तो इसलिए अगर विद्यालय स्थापित होंगे तो वहाँ पे जो है लोगों को शिक्षा मिलेगी, लोग शिक्षित होंगे, जब शिक्षित होंगे तो कहीं के विकास भी जरूर होगा। पाँचवा पॉइंट लिखेंगे, स्वास्थ्य और पेयजल की सुविधा का बढ़ाना। यानी वहाँ पे सबसे बड़ी बात दिक्कत ये होती है कि पानी पीने के लिए सुविधा नहीं होती है, किसी झील नदी से पानी लोग ज़्यादातर पीते हैं जनजाति के लोग, तो इसीलिए पेयजल की सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन में नदियाँ दूषित हो चुकी हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, इसको बोलते हैं डीपीएपी बोलते हैं इसको, इसे हिंदी में बोलते हैं सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। पर टिप्पणी लिखनी है, तो इसमें क्या लिखेंगे, यह कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 में प्रारंभ की गई थी। अब इस योजना में क्या है, इस योजना का कार्यक्रम उद्देश्य जो मतलब इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, सूखा संभावित क्षेत्र में सूखे के प्रभाव को जो क्षेत्र हैं उनको जो है मदद देना है। सिंपल से अगर एक लाइन में इसको समझाना चाहें तो आप इतना समझ सकते हैं, जो क्षेत्र सूखे से संबंधित हैं उनको आर्थिक सहायता पहुंचाना, आर्थिक मदद पहुंचाना, यही उस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो यहाँ पे 2-4 पॉइंट लिखा गया है, यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि जिस क्षेत्र में जो है सूखा पड़ता है उस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा किया जाए, परियोजना चलाई जाए, भूमि विकास किया जाए, विद्युतीकरण किया जाए, ताकि जो है वहाँ के लोगों का विकास हो सके। तो आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे इसे तैयार कर लेते हैं। तो 100% गारंटी कि इस चैप्टर से हर साल सवाल पूछे जाते हैं और हर साल सवाल रिपीट होते हैं, तो आप इस चैप्टर को ज़रूर तैयार करें। चलिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, विथ मैपिंग, विथ डायग्राम और अच्छे कंटेंट के माध्यम से आपको पूरा का पूरा मैं समझाने वाला हूँ। बस थोड़ा सा अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपको दोस्तों पक्का फ़ायदा ज़रूर होगा। शुरुआत करते हैं सबसे बहुविकल्पीय प्रश्न से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो अगर ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछ ले, वैसे पूछा गया है, तो आपका जवाब होगा असम। असम एक ऐसा राज्य है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें जो है असम में जो है
तेल प्रमुख क्षेत्र यहाँ पे असम में है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं एक छोटा सा यहाँ पे ट्रिक बता दूं। जैसे मान लो मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पे सफल, ठीक है, मैंने लिखा शब्द असफल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर इस सफल के आगे यहाँ पे आ लगा दूँ तो फिर क्या हो जाएगा, ये असफल हो जाएगा। मतलब सफल का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति पास हो चुका है, सफल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जब आ लग गया है तो इसका मतलब कि सफल नहीं है, वो क्या है, असफल है। तो यहाँ पे ट्रिक ये है, जब किसी शब्द के आगे छोटा आ लग जाता है, ध्यान रखेंगे, छोटा, बड़ा नहीं, जब किसी शब्द के आगे छोटा आ लग जाता है तो वहाँ पे नकारात्मक शब्द होता है, यानी नहीं शब्द होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अनवीकरणीय स्रोत, ठीक है। अगर मैं आपसे के यहाँ पे एक शब्द लिखूँ नवीकरणीय, ठीक है, मैं एक शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पे नवीकरणीय, तो नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान देंगे इस पे। नवीकरण होता है नया, ठीक है, और करणीय का होता है करना, ठीक है, नया करना। तो ऐसा संसाधन जिसे हम नया कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय कहेंगे। लेकिन अगर इस शब्द के आगे आ लग जाए तो फिर क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय हो जाएगा। मतलब कि अगर हम इसमें नया बना सकते हैं तो अगर जब न आ लग जाएगा तो इसमें मतलब नया नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों सवाल ये पूछ रहा है कि ऊर्जा का ऐसा कौन सा संसाधन है, स्रोत है, जिसे अनवीकरणीय कहा जाता है। मतलब उसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पुनः बना नहीं सकते हैं। तो इसमें जल देखिए, सौर ऊर्जा देखिए, ताप देखिए, पवन देखिए। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ताप होगा। क्यों, जल क्यों नहीं होगा, क्योंकि जल जो ऊर्जा होती है, जल ऊर्जा जो होती है, जल को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा खत्म होने वाली है, नहीं खत्म होने वाली है। जैसे सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल में जब एनर्जी खत्म होती है फिर सूर्य की रोशनी करके चार्ज कर लेता है, फिर वो चलता है। पवन ऊर्जा, ठीक है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे ताप जो होगा, जो हीट होता है, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लेंगे। भूरा हीरा के नाम से किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है, ये जो है भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे आराम से अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि जो है आपके जो बोर्ड पेपर में आए तो आप आसानी से टिक कर सकें। लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर चौथा देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। परमाणु ऊर्जा स्टेशन, इसे जो है आप जो है इसे नाभिकीय ऊर्जा भी कह सकते हैं, ठीक है, परमाणु ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा भी कह सकते हैं, या फिर जो है इसे आणविक ऊर्जा भी कह सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तारापुर, और तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। तारापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कलपक्कम पड़ता है तमिलनाडु में। ये सब जो है परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं। और राणा प्रताप सागर जो है, ये तो इसमें आंसर नहीं होगा, ठीक है। और नरौरा जो है, ये नरौरा पड़ता है यूपी में। तो ये तीन जो है ये अलग अलग क्षेत्र में जो है परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं। इसमें सबसे पहला आंसर हो जाएगा तारापुर, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बॉम्बे हाई खनन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बॉम्बे जो हाई है ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मैं थोड़ा सा अगर आपको मानचित्र के माध्यम से थोड़ा सा इमेजिन कराऊँ तो थोड़ा सा दोस्तों आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे, बस थोड़ा सा आपको महसूस कराना है, आगे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इस प्रकार से मान लीजिए भारत का मानचित्र है, लगभग मान लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है मुंबई, ठीक है, यहाँ पे है मुंबई। अब इसके बाद जो है यहाँ पे मुंबई से जो है यहाँ पे समुद्र के, यहाँ पे समुद्र में, ठीक है, यहाँ पे है मुंबई हाई। लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पड़ती है मुंबई से मुंबई हाई तक। तो यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे आपका है खनिज तेल संबंधित जो है यहाँ पे एक कुआं है, वहाँ से तेल निकाला जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों है, भारत के 2 अपभ्रक उत्पादों के नाम बताइए। तो यहाँ पे अब अति लघु प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पे अपभ्रक उत्पादन होता है। तो झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य हैं। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे जो है आप झारा से याद कर सकते हैं, झारा,
ठीक है। झारा से झारखंड, रा से राजस्थान। इस प्रकार से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी से मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप इसे तैयार कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार सवाल रिपीट होता है। यहाँ पे देखिए आपसे सवाल पूछा जाएगा, भारत की 2 परमाणु शक्ति संयंत्रों के नाम लिखिए, अथवा करके पूछा है भारत के 2 परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम बताइए। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, नरौरा, रावतभाटा, कलपक्कम। ये भी मैं आपको बहुविकल्पीय में बताया था। नरौरा पड़ता है यूपी में, रावतभाटा पड़ता है राजस्थान में, कलपक्कम पड़ता है तमिलनाडु में। इसका दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, परमाणु ऊर्जा की अगर आपसे पूछ ले तो आपको एक ट्रिक ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, देखिए तारा नाम की जो है एक लड़की है और रावत नाम का एक लड़का है। लव स्टोरी टाइप की कहानी है, ट्रिक है, आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। तारा नाम की एक लड़की है और रावत नाम का एक लड़का है। अब देखिए तारा जो है, तारा रावत से बोली, तारा रावत से बोली, क्या बोली? तारा रावत से बोली तुम्हारे लिए परौरा और कांकर लेकर आएंगे। तुम्हारे लिए क्या लेकर आएंगे? परौरा और कांकर लेकर आएंगे। तुम्हारे लिए परौरा और कांकर लेकर आएंगे, ठीक है। तारा रावत से बोले तुम्हारे लिए परौरा और कांकर लेकर आएंगे। अब यहाँ पे देखिए बात को थोड़ा घुमाते हैं इसको, कि यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम। तो तारा रावत से बोले तुम्हारे लिए परौरा और कांकर लेकर आएंगे, तो उसमें देखिए तारा से क्या हो जाएगा? तारापुर हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा, तारा से तारापुर हो जाएगा। रावत से क्या हो जाएगा? रावतभाटा हो जाएगा। परौरा एज ए नरौरा हो जाएगा और काकर से हो जाएगा काकरा पारा। तो आसानी से 4 नाम आप याद कर सकते हैं। तारापुर, तारा रावत से बोली, तो जो तारा रावत से जो है कही की बोली तुम्हारे लिए परौरा और काकर लेकर आएंगे, तो तारा से तारापुर, रावत से रावतभाटा, परौरा से नरौरा हो जाएगा और काकर से काकरा पारा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सवाल पूछेगा आपसे कि जो है नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए, अथवा परमाणु ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? भारत के किन्हीं 2 परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम बताइए। सवाल वही है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा के बारे में समझते हैं। नाभिकीय ऊर्जा पूछे आपसे या फिर परमाणु ऊर्जा पूछे तो अभी आंसर आपका यही होगा। देखिए परमाणु खनिज के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणु खनिज के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। जो परमाणु खनिज होता है ये यूरेनियम और थोरियम इसके प्रमुख स्रोत हैं। यानी नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा जो बनता है वो यूरेनियम और थोरियम, ये 2 इसके मुख्य स्रोत हैं जिनसे ये निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है कि परमाणु ऊर्जा के केंद्र कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तारापुर महाराष्ट्र में है, जो है रावत ये रावतभाटा है, ये है रावतभाटा, ठीक है। रावतभाटा कहाँ पे है? तारापुर महाराष्ट्र में हो गया। रावतभाटा कहाँ पे? राजस्थान में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरौरा यूपी में है। काकरापारा गुजरात में है और कैगा कर्नाटक में है, ठीक है। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको एक शब्द लिख रहा हूँ गा, ठीक है। ये गा लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे गा लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे गा लिख दूँ, ठीक है, ये सब क्या लिखा हुआ है? गा लिखा हुआ है। आप इसे पाई नहीं समझेंगे, ये लिखेंगे ये जो है गा है, ठीक है। आप इसे गा ही समझेंगे। अगर इसे पाई समझ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप ट्रिक नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पे कितने गा लिखे गए हैं? यहाँ पे कितने गा लिखे गए हैं? कै गा लिखा है? बताइए ज़रा, कै गा लिखा है? तो आपका जवाब होगा क्या? यहाँ पे कै गा लिखा गया है। मैंने आपसे पूछा कै गा लिखा है, तो कै गा हो जाएगा कहाँ पे? कैगा मतलब कर्नाटक में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में। मैं आपको यही याद करना चाह रहा था, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, इसका ट्रिक देख लीजिए। तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे, ये पूरा ट्रिक है। अब तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे, मुलाकात नहीं हो रही, आओ मिल लेते हैं। तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे और तुम्हारे लिए परौरा और कांकर लेकर आएंगे, ठीक है। तुम्हारे लिए परौरा और कांकर लेकर आएंगे। तो यहाँ पे जो है तारापुर से तारा से तारापुर, रावत से रावतभाटा, कलपक्कम हो जाएगा, परौरा से नरौरा और काकर से काकरा पारा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाएगा, भारत में अपभ्रक वितरण की विवेचना कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपभ्रक वितरण की विवेचना कीजिए। इस प्रकार सवाल जो अगर पूछ लेगा तो 4 नंबर में से आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अपभ्रक के बारे में आप 2-4 लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
अभ्रक एक अधात्विक खनिज है जो आग्नेय तथा रूपांतरित शैल में काला, हरा, सफ़ेद और गुलाबी रंग में पाया जाता है। भारत विश्व का लगभग 60% अभ्रक उत्पादन करता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है। पहला, अभ्रक क्या है? एक अधात्विक खनिज है। मैंने अभी आपसे बताया था कि जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब किसी शब्द के आगे छोटा आ लग जाए तो समझ जाना वो नकारात्मक नहीं शब्द छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा है अधात्विक। अधात्विक मतलब इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि अभ्रक क्या है? एक अधात्विक खनिज है। यह जो है आग्नेय शैल और रूपांतरित शैल में पाया जाता है। ये काला, हरा, सफ़ेद और गुलाबी रंग का होता है। भारत में जो है विश्व का लगभग 60% जो है उत्पादन अभ्रक भारत में होता है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो है अभ्रक का उपयोग लिखेंगे कि अभ्रक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। बिजली के उपकरणों में, सजावट के सामानों में, आभूषणों में और दवाई के बनाने के प्रयोग में किया जाता है। इन्हीं के अभ्रक एक ऐसा वस्तु है जो आभूषण बनाने में, दवाई के रूप में, सजावट के रूप में, पारदर्शी वस्तु को करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों लिखेंगे पारदर्शी होने के कारण बिजली की मोटरों में, डायनमो में, समुद्री विमानों में, हवाई जहाज़ों में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इन्हें अभ्रक जो होता है वो विद्युत कार्यों में, हवाई जहाज़ों में, समुद्री विमानों में जो है अभ्रक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो है अभ्रक वितरण के क्षेत्र बताइए। तो अभ्रक वितरण के क्षेत्र में क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में क्या लिख सकते हैं? इसमें दोस्तों आपको जो है राज्य का नाम थोड़ा कन्फर्म होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दे सकते हैं आंध्र प्रदेश है, फिर इसके बाद जो झारखंड है, फिर इसके बाद राजस्थान है। इसका सही आंसर लिखने के लिए आपको इसमें मैपिंग का भी प्रयोग करना होगा, जो यहाँ की बहुत आसान शब्दों मैंने यहाँ पे किया है। जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये जो है कुछ क्षेत्र हैं जो अभ्रक उत्पादक के क्षेत्र हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं तमिलनाडु में होता है, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। इस प्रकार से अगर आप मैपिंग का प्रयोग कर देते हैं तो आपको मैथ की तरह पूरा नंबर मिल जाएगा। तो अगर ऐसे तैयारी करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो आपको 90% पाने से कोई रोक नहीं सकता है, अगर इस प्रकार से आप अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।